से पुलिस विद्यार्थियों को हॉस्टलों से उठा रही है, कॉलेजों में जा रही है, उनके घरों से उठा रही है, उनके छात्र संघों के ऑफिस में जाकर गिरफ्तारियां करी है, पुराने मुकदमे खोद कर निकाले जा रहे हैं। ये क्या है रियल में घटना विकास आपकी नजर? अगर कोई सादी वर्दी में व्यक्ति इस तरीके से लाठी चलाता है, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति है या पुलिस का व्यक्ति नहीं हो, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे निरंतर विद्यार्थियों पर हो रहे हमलों के बारे में। पुलिस लगातार आम छात्रों को और छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है, उनको उठाने के लिए असंवैधानिक तौर तरीके अपना रही है। क्या कारण है इसका? क्यों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह उन विद्यार्थियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर पेपर लीक के मामले में सरकार को एक्सपोज किया कटघरे में खड़ा? क्या जनतंत्र के अंदर प्रतिरोध की आवाज़ को, असहमति की आवाज़ को कुचल देना सत्ता के लिए ज़रूरी है? इन्हीं सभी मसलों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, जो हरियाणा राज्य कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, राजविंदर चंदी जी। राजविंदर चंदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बड़े छात्र आंदोलन लड़े गए हैं और वो एक एडवोकेट भी हैं जो भारतीय संविधान के गहरी समझ रखते हैं। आइए हम जानते हैं इस पूरे मसले की गहराई को आदरणीय चंदी जी से बात करके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अभी ये पिछले दिनों छात्र आंदोलन हुआ जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के स्तर पर। इसके बाद से पुलिस विद्यार्थियों को हॉस्टलों से उठा रही है, कॉलेजों में जा रही है, उनके घरों से उठा रही है, उनके छात्र संघों के ऑफिस में जाकर गिरफ्तारियां करी है, पुराने मुकदमे खोद कर निकाले जा रहे हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, ये क्या है रियल में घटना विकास आपकी नज़र में? देखिए, ये जो छात्र और युवा आंदोलन था दिल्ली का जंतर मंतर पे, ये इतना बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन जो है, जो लगातार छात्रों पे एक तरह से ये कहिए कि पेपर लीक के माध्यम से उनको, युवाओं को बेरोजगार रख के या उनको अल्प रोजगार दे करके, जो ऐसा गुस्सा जो सरकार के प्रति लगातार बढ़ता गया, जिसको दबाया गया लगातार झूठे मुकदमे। जैसे देखिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हमले हुए, ABVP के लोगों ने हमले किए। वहां की निर्वाचित जो अध्यक्ष थी आयशा घोष, उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन आज तक कैमरे पे होने के बावजूद, CCTV फुटेज में होने के बावजूद उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके नाम भी बता दिए गए। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग इस संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को, जो हमारा संविधान जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 है जिसमें व्यवस्था की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि हम अपने मांग मुद्दों को लेकर के पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये कहने का तरीका है। लेकिन ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट जो हैं, उनके ऊपर सरकार लगातार दमन की एक रणनीति बनाई। झूठे मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर दिए जाते हैं और छात्र आंदोलनों के दबाव के चलते गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिर बाद में जो है आंदोलन को दबाने के लिए कि नया आंदोलन ना पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन पैदा नहीं होगा। इस देश में अंग्रेजों ने भी फांसियां लगा के देख ली, उन्होंने आवाजों को दबाने की कोशिश की। आप देखिए जलियांवाला बाग का कांड, एक बहुत बड़ा कांड किया जिसकी आलोचना जो है पूरे संसार में हुई, और उस आलोचना के बाद जिन लोगों ने यह कृत्य किया था उनको जो है लंदन में जाकर के कैक्सटन हॉल में पहुंच करके शहीद आजम उधम सिंह ने किस तरीके का अवेंज लिया, वो हमारे सामने है। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी आवाज, लोकतंत्र तभी बना जो ये हमारे को अंग्रेजों से एक आजादी मिली, हमारा संविधान बना, संवैधानिक मूल्य स्थापित हुए,
जो आजादी के आंदोलन के सरोकार थे कि आपकी बातों को माना जाएगा। तो सर जी, जैसे हम आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें ये बातें दर्ज मिलती हैं कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी, ब्रिटिश की रूल था, वो पीटती थी भाई जो गांधी जी के सविनय आंदोलन में, बापू गांधी के आंदोलन में उनको पीटती थी, सत्याग्रहियों को, क्रांतिकारियों का इनकाउंटर करती थी, भगत सिंह के साथियों को, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी को भी मारा। और आज़ाद भारत की एक निर्वाचित सरकार है जो, उसकी जो पुलिस है वो भी कई बार इसी तरह पीटते हुए हम देखते हैं जन आंदोलनों को, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण होते हैं, अहिंसक होते हैं। तो ये जो आज़ाद भारत की निर्वाचित सरकार और एक लोकतांत्रिक देश की पुलिस और ब्रिटिश की जो नीति है पीटने की और इनकी है, उसमें कोई परिवर्तन तो होना चाहिए जी। आपका क्या कहना है जी? देखिए, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ही इसको शुरू करना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग गलत हैं तो दुनिया का बढ़िया से बढ़िया संविधान भी फेल हो जाएगा। ये बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद बात कही है। तो हमारा संविधान बहुत बढ़िया है, दुनिया का उत्तम संविधान है, जिसके अंदर बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत अधिकार हैं लोगों के। लेकिन जो सरकारें जो हैं, असल में जो समाज जो है वो वर्गों में विभाजित होता है, वर्गों में बटा हुआ समाज है, ना कि कम्युनिटियों में। जो वर्गों में बटा हुआ समाज है उसमें वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां होती हैं। जो भी पार्टियां सत्ता पे आती हैं उसका वर्ग चरित्र क्या है, इससे समझने की जरूरत है हर चीज को। वो दमन क्यों करते हैं, दमन किसके लिए करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दमन इसलिए किया जाता है, दमन इसलिए करके किसको बेनिफिट देना है, वो बिल्कुल एक योजना होती है। जैसे अभी देखिए नई शिक्षा प्रणाली आई, नई शिक्षा नीति लेके आए। नई शिक्षा नीति जो है, ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से, ये नई शिक्षा नीति है क्या? ये नई शिक्षा नीति को अगर आप दो शब्दों में भी कह लें कि ये जो है भारतीय संस्कारों के नाम से प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा का, निजीकरण है, ये निजीकरण है, टोटल केंद्रीयकरण है, केंद्रीयकरण है। शिक्षा जो है राज्य जो है उसके अंदर एक योगदान करते हैं, राज्यों की यूनिवर्सिटियां हैं, तो केंद्र कहता है कि हम ही सारा कब्जा करके बैठ जाएं, हमारे लोग ही यहाँ बैठ जाएं, और लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से ना पढ़ाया जाए। हमारा लगातार स्थान जो है दुनिया में, जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका लगातार स्थान गिरता जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की रैंकिंग में गिर रही है भारतीय शिक्षण संस्थान। क्यों गिर रही है? उसका कारण ही यही है कि आप जो करना चाहते हो वो बड़ा खतरनाक है, वो इस देश की पीढ़ियों को अनपढ़ता की तरफ लेकर के जाएगा। आप इतिहास को सच्चे अर्थों में नहीं पढ़ने लेना चाहते, आप जो है ना शिक्षा को ऐसा बनाना चाहते हो कि जो शिक्षा जो है मतलब ऐसे व्यक्ति पैदा करे जो व्यक्ति बड़े बड़े कारपोरेट को बेनिफिट कर दें, बस उनके नौकर बन जाए, इतना। लेकिन जो शिक्षा होती है, शिक्षा के मायने बहुत बड़े होते हैं। मतलब जो शिक्षा वैज्ञानिक मिजाज पैदा करे, एक संवेदनशील नागरिक का निर्माण करे, ऐसी शिक्षा देना नहीं चाहती केंद्र सरकार। बिल्कुल नहीं देना चाहती। उससे नुकसान होगा ना, उससे नुकसान होगा उन वर्गों का जिन वर्गों के वो प्रतिनिधि। वो किन वर्गों के प्रतिनिधि हैं? वो इस देश के जो कारपोरेट हैं उनके प्रतिनिधि। जैसे आज की सरकार है, इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए आज पूरे का पूरा गोदी मीडिया का उसका नाम बन चुका है। तो गोदी मीडिया के माध्यम से टिकाया जा रहा है। कारपोरेट ने बहुत पैसा खर्च किया मोदी को लाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। गोदी मीडिया का और कारपोरेट का एक बड़ा योगदान है। वो गोदी मीडिया जो कारपोरेट का, वो पूरा कारपोरेट के लोग हैं, यानी कि कारपोरेट का मीडिया ही। तो वो जो कारपोरेट को बेनिफिट देने हैं उसकी आवाज कहां से आएगी? जब एक सच्ची शिक्षा होगी, वैज्ञानिक शिक्षा होगी, संवेदनशील शिक्षा होगी। उस वैज्ञानिक शिक्षा के कारण जो लोगों के अंदर दिमाग विकसित होगा, रीजन की बात आएगी कि ये बात इस तरीके से क्यों हो रही है। जब ये सवाल पैदा होगा, जब सवाल पैदा होंगे तो सवाल फिर वो किसको हिट करेंगे? वो उस वर्ग को हिट करेंगे।
तो सर मैं इसमें एक बात और भी है, जैसे पिछले दिनों मतलब सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनकी लिस्टें बनाई जा सकती है हजारों की संख्या में, जिन पर देशद्रोह के पर्चे लगा दिए, सेडिशन एक्ट लगा दिए और बड़े ही संगीन धाराओं में विद्यार्थी नेताओं को उठाकर जेलों में कर दिया। बहुत से जेल में हैं भी। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत से विद्यार्थियों पर ऐसे पर्चे दर्ज किए गए और उन विद्यार्थियों के आंदोलनों को डील करने के लिए बैलेट गने छर्रे लगे हुए हैं विद्यार्थियों पर, आंसू गैस के कैनन, और अब तो इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। वह पुलिस पहले ही रोड़े पत्थर मंगवा लेती है और वो उस पर चलवाती है, अर्धसैन्य डील करते हैं। तो ये जो इस तरह का जो मतलब ये एक व्यवस्था निर्मित की जा रही है और इसमें एक रोल तो न्यायपालिका का भी बनता है। वजह से अगर ये किसी पे भी झूठे मुकदमे लाद दोगे, वो निरस्त होने में भी एक समय तो लगता है विद्यार्थियों के, और विद्यार्थियों को इस ढंग से डील किया जा रहा है जैसे कोई ये उग्रवादी, आतंकवादी या कोई अपराधी हैं। और मतलब न्यायपालिका ने भी कुछ इस ढंग से मतलब इसको देखना नहीं चाहिए भाई, आप किसी पे भी कोई भी मुकदमा वैसे ही लगा रहे हो, उसमें हस्तक्षेप करके जो संरक्षण करना चाहिए। और सबसे मूल बात है न्याय की स्थापना। अगर किसी नागरिक को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी। इसमें जो जुडिशरी का रोल बनता है, और जुडिशरी में भी सिर्फ जज का नहीं, एडवोकेट्स का भी रोल है, पूरा जो सिस्टम का रोल बनता है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सेडिशन जो है उसकी जो धारा जो है संहिता के अंदर पहली बार अंग्रेजों ने इंक्लूड की थी। वो किस लिए इंक्लूड की थी कि हमारे देश के अंदर बहुत से आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हो गए थे। अब आंदोलनों को दबाया कैसे जा सकता है? आप ऐसे ड्रैकोनियन लॉ ले आओ, ड्रैकोनियन धाराएं बना लो, ड्रैकोनियन जो है ना नए अधिनियम बना दो, उनके माध्यम से आप जनता को जेलों में फेंक दो, आप आंदोलनकारियों को जेलों में फेंक दो। ये इतिहास है। सेडिशन जो है इसके ऊपर हमारी न्यायपालिका ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन जो है जजमेंट दी। वो सेडिशन को बाहर निकाला गया नए कानूनों के अंदर, लेकिन उसकी जगह ट्रीजन दिया, ये राजद्रोह और देशद्रोह ये बदल दिया गया कि राजद्रोह है आज के दिन। और इसके अलावा देखिए यूएपीए, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिए। आप देखिए मतलब पीएमएलए के अंदर विपक्ष के नेताओं तो अलग बात है, देश के 2 राज्यों के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को झूठे तरीके से, फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। ये साबित हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें भी कही हैं, लेकिन ये जो हमारी संस्थाएं जो हैं, संवैधानिक संस्थाएं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं, ये सारी की सारी संस्थाएं जो हैं ये चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं जो हैं सत्ता के औजार बन चुकी हैं आज के दिन। इसको ठीक करने के लिए 2 ही जगह से ठीक हो सकता है ये। नंबर 1, झूठा मुकदमा दर्ज करने पे जो अफसर दर्ज करते हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर न्यायपालिका को आने वाले दिनों के अंदर इस मुद्दे पे आना पड़ेगा। ये डिमांड पैदा होगी कि जब 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप बिना उनके अपराध किए कई दिन आपने अंदर रख दिया, और बीजेपी एक कानून लेकर के आई कि अगर किसी मुख्यमंत्री को 1 महीना अंदर में रह गया, ये कानून बनाया बीजेपी ने, एक महीना अगर अंदर कोई मुख्यमंत्री रहेगा वो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, उसकी जगह नया मंत्री। ये काबू करने का तरीका है कि आप झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाओ। जैसे हेमंत सोरेन को 6 महीने जेल में रहना पड़ा, केजरीवाल को भी लंबा समय जेल के अंदर रहना पड़ा। दोनों के मुकदमों का क्या हुआ? दोनों के मुकदमों को जीरो किया किन्होंने? कोर्टों ने। ये मुकदमे नहीं है, डिस्चार्ज किया केजरीवाल को, और हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि अपराध हुआ ही नहीं है। तो जब मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता, तो आम आदमी की वैल्यू क्या, आंदोलनकारी की वैल्यू क्या है? आंदोलनकारी तो बहुत छोटी चीज है ना। तो इसलिए आज के दिन पूरी की पूरी संवैधानिक संस्थाएं, इनको पंगु बना दिया गया। चेक एंड बैलेंस बिगड़ चुका है। अब चेक एंड बैलेंस नहीं, जितना भी है, चाहे मीडिया है वो भी किसी के लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए, सरकार का भोंपू है। जबकि मीडिया का काम है सवाल करना, सरकार से ऐसे तीखे सवाल करना जनता के प्रहरी के तौर पे। संविधान के संरक्षक की ड्यूटी किसकी है? न्यायपालिका की ड्यूटी है। तो उसको भी अपनी जिम्मेवारी पे आना पड़ेगा।
उसको भी ऐसे कानून जो है उनको देखना पड़ेगा, उन कानूनों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जो अवहेलनाएं लगातार, जैसे पेल्ट गन का सवाल है, अभी पेल्ट गन किसके ऊपर चल सकती है? क्या पेल्ट गन देश के छात्रों नौजवानों पे चल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। और पेल्ट गन के ऊपर अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वो मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि एक डीसीपी ने ऑर्डर दिया, एक जीवनी लिखी हुई है जनरल डायरी के अंदर, जो थाना की जनरल डायरी है पर्टिकुलर, उसके अंदर लिखी हुई है। एक ट्रक जो है जंतर मंतर के पास, यानी कि जो देश का एक ऐसी जगह, जो कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का भवन है, उसके सामने कितनी दूरी पे संसद से, जहां पे कोई भी व्हीकल अननेसेसरी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे यातायात अवरोध होगा। ऐसी नहीं है टू करके कोई भी दिल्ली के अंदर ऐसे लावारिस ट्रक या कोई गाड़ी या कोई कार अगर लगी रहती है तो एक समय के बाद उसको टू करके लिया जाता है। पुलिस ने उसको क्यों नहीं लेकर के गई? मेरा ये मानना वो है, पहुंच गया कैसे वहां पे? मैं- वो असल में बुलाया गया था। देखेंगे। हाँ। मेरा ये मानना है इसमें कि बहुत भारी संख्या में छात्र नौजवान पहुंच चुके थे। उस दिन जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच कर रहे थे, तो उस ट्रक का वहां लगाया जाना, और उस ट्रक को पहले भी पर्दाफाश कर दिया था उन्होंने, तो उसके अंदर जो रोड़े रखे गए कि ये युवा निकलेंगे बाहर, और ये जो है मतलब पुलिस के साथ मुठभेड़ करने के लिए, मेरा जो मानना है कि वो युवा जो हैं ट्रकों में से ये पत्थर ले लेंगे और ये पुलिस में मारेंगे, और हमारे को आंदोलन को दबाने का एक मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है, कोर्ट को देखना पड़ेगा। कोर्ट ऐसे जो है नहीं जा सकते, पतली गली से नहीं निकल सकते। कोर्टों को इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। कोर्ट जो है वो संविधान के संरक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं। हमारी जो प्रोटेस्ट जो है, डिसेंट जिसको है, डिसेंट जो है डेमोक्रेसी की जान है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है फंडामेंटल राइट है। हमें जो अपनी बात करने का अधिकार है, हमें संसद की तरफ कूच करने का अधिकार है। ये जो अधिकार जो है ये मर नहीं सकते। बात आगे जाएगी, बात आगे बढ़ेगी। न्यायपालिका को इसके ऊपर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ जो है प्रिजर्व भी हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई की बेंच है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक डोमेन में जितना भी कुछ आ चुका है, उस सब को प्रोटेक्ट करने के आदेश दिए हैं। पेल्ट गन नहीं यूज हो सकती लोगों पे। ये इतना घातक हथियार है, ये मानवता विरोधी भी है। नंबर 1, इसकी जो ह्यूमन राइट्स के जो संस्थाएं जो हैं, जैसे यूएनओ एक संस्था है, उसने भी पेल्ट गन के यूज को गलत किया कि प्रोटेस्टर के ऊपर नहीं यूज किया सकता। ये कोई एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक्सेप्शनल कोई कंडीशन है तो उसमें हो सकता है, लेकिन इतनी नजदीकी से जिन लोगों पे प्रयोग हुआ है उसके हम देख सकते हैं। एक साहिल लोचब जो है, राहुल गांधी उसको लेकर के आई है, आपके सामने है। तो ये जो है बड़ी खतरनाक स्थिति है। इस तरीके की साजिशें रचना आंदोलनों को लेकर के, और उसमें पुलिस की मिलीभगत हो, सादी वर्दी में पुलिस नहीं आ सकती। डीके बसु जजमेंट गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि कोई भी ड्यूटी पे जो अफसर जो है, अरेस्ट के नियम बना रखे हैं सारे के सारे। ड्यूटी का मतलब ड्यूटी, वो वर्दी में आएगा, उसका नेम प्लेट लगा होगा, उसका बेल्ट नंबर, जो भी सारा कुछ जो है वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म जो उसको अलॉट की गई है, जो दी गई है, उस यूनिफॉर्म के अलावा ड्यूटी नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा जो मानना है कि एक वकील होने के नाते, कि अगर कोई सादी वर्दी में व्यक्ति इस तरीके से लाठी चलाता है, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति है या पुलिस का व्यक्ति नहीं हो, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये काम है। और उसके ऊपर अगर वो पुलिस का व्यक्ति है, उसको सस्पेंड, टर्मिनेट जो भी है सारा कुछ किया जाना चाहिए, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके एक एविडेंस, ऐसी एविडेंस हमारे सामने है, कंक्लूसिव एविडेंस है ये, एक तरह से बिल्कुल साफ एविडेंस है ये, और इसके अंदर इन्वॉल्व जितने भी पक्ष हैं, अगर वो पुलिस के लोग हैं, तो इसका मतलब साजिश, सरकार भी साजिश में इन्वॉल्व है, और वो पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन है। जो भी काम हुआ वहां पे, वो बिना होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस के, बिना होम मिनिस्ट्री की निगाह के, क्योंकि एक दिन का आंदोलन थोड़ा था वो,
उस आंदोलन को तो लंबा टाइम हो गया था वहां बैठे। तो इस दमन और इन छात्रों को बुरी तरह पीटने की जिम्मेवारी आदरणीय श्री गृह बिल्कुल लेनी मंत्री पड़ेगी। अमित शाह को लेनी पड़ेगी। लेनी उनके पड़ेगी। आदेश पर पीटा गया है बच्चों बिल्कुल को। उनको लेनी पड़ेगी, वो हेड है। हम्म, उनके अंडर वहां का दिल्ली का पुलिस प्रशासन है, हम्म, उनके अंडर ये सारी संस्थाएं हैं, उनको रिपोर्ट होती है सारी की सारी, उन तक रिपोर्ट नहीं जाती। रैपिड एक्शन फोर्स लगाने की जरूरत क्या थी? एक सिंपल सी चीज है जो मैं कहना चाहता हूं कि वाटर कैनन होती है, क्या वाटर कैनन थी वहां? ये एक सवाल है अमित शाह जी से। हमारे गृह मंत्री हैं, हमारा राइट बनता है, हमारा ये अधिकार है कि हम उनसे ये सवाल करें कि आप रैपिड एक्शन फोर्स कैसे यूज कर सकते हो? रैपिड एक्शन फोर्स होनी नहीं चाहिए, प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं है वो कि प्रोटेस्टर्स आएंगे, आप एक स्पेशल ऐसी फोर्स जिसकी ट्रेनिंग अलग तरह की है वो लगाओगे आप प्रदर्शनकारियों पे। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को आप जो है कि वो प्रदर्शन ना कर सकें, अभी 163 BNS की जो 144 धारा होती थी पहले, वो लगा करके आप जो है लंबा टाइम तक लगातार, आपने कश्मीर में देखा 144 कितना टाइम लगा करके रखी। यानी कि आप जो लोगों को मतलब जो ना अपनी दिनचर्या अपनी करने दोगे, लोगों को मतलब स्कूल में हम बैठे हैं या हम कोर्ट में बैठे हैं तो हम इकट्ठे बैठे हैं, मतलब पूरा जो आप मतलब जो ना हर जगह पे 144 से 163 लगा करके, ये गैर कानूनी काम है। नेट को बंद करना ये गैर कानूनी है। नेट की कंपनियां जो है हमारे से वो नेट का पैसा चार्ज करती है। अगर 1 मिनट भी नेट बंद रहता है तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको अनइंटरप्टेड जो है डाटा देंगे, हम आपको अनइंटरप्टेड जो है इतने दिन का, उसके अंदर बकायदा कि आप इतने पैसे दोगे हम इतना देंगे। तो नेट की कंपनियां जो है, ये कंपनियां जो भी कंपनी हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो सरकार के इस आदेश को मान के गैर कानूनी काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट की अवहेलना करती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। अच्छा सर, एक सवाल और बनता, जब आप खुद छात्र थे, विद्यार्थी थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, आप छात्रों को संगठित करते थे, क्या कोई ऐसे घटनाक्रम भी हुए आप पे भी पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज करे हो या आपको भी थानों में बिठाया हो, जेल में रहना पड़ा हो? बिल्कुल, हमारे ऊपर कई बार झूठे मुकदमे दर्ज हुए। अच्छा। बंसीलाल जी थे तो हम उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र थे, हमने हड़ताल रखी, हड़ताल हमारी मांगों को लेकर के, और हड़ताल से एक दिन पहले हमें अरेस्ट करवा दिया गया। अच्छा। अगले दिन हड़ताल हुई और उसके बाद हमारी जेल से जमानतें हुई। मतलब झूठे मुकदमे लगा दिया पर? ये झूठा मुकदमा है, इससे और झूठा और क्या होगा? हाँ, कि हमने हड़ताल रखी है, पीसफुल हम हैं, अभी हम उस एक्शन के अंदर भी नहीं है, आप हमारे को हड़ताल से पहले उठा लोगे। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बार विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया, पुल छावनी। अच्छा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, और वहां पर 48 छात्र जो हैं वो हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई दिन हमारे को जेल में अंदर रखा गया। हमने कोई एक पत्ता भी जो है वो टूटने नहीं तोड़ा, यूनिवर्सिटी का एक फूल भी नहीं तोड़ा। तो हमारा प्रोटेस्ट क्या है? पीसफुल एज पर लॉ। वो हमें कौन अधिकार देता है? संविधान अधिकार देता है। हम जो है कहाँ जा रहे थे? हम यूनिवर्सिटी में अपने वाइस चांसलर के दफ्तर पे जा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? तो उस प्रदर्शन को मतलब पूरी यूनिवर्सिटी जो है क्या डिमांड थी कि छात्र संघ के चुनाव हो। एक अड़ियल रवैया सरकार ने अपना लिया। सरकारों के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, हमारी क्या डिमांड थी? यहाँ भी चुनाव करा ली, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी को चुनाव हो। इसी तरीके से देवीलाल यूनिवर्सिटी का एक आंदोलन था, उसको लेकर के आंदोलन था, गुस्सा भी था लोगों में। मैं वहां था भी नहीं जिस दिन, वहां पे अब सरकार ने ही ये काम करती है, एक बस फुकवाई गई सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा। ये जो जींद और बयानी के कॉलेजों की संबंधता सीडीएलयू यूनिवर्सिटी से की गई थी, उसके विरोध में एक प्रदर्शन आंदोलन था। हमारा ये मानना था कि आप यूनिवर्सिटियां एक नहीं, 2 बनाओ, 4 बनाओ, यूनिवर्सिटियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पे विकसित करो। आपके पास भवन नहीं है, आपके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल्स नहीं है, आपके पास पूरा एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, यहाँ पे जो आंसर शीट्स जाएंगी, उन आंसर शीट्स को
आगे भेजने के लिए पूरा स्टाफ होगा, रखने की जगह होगी, वो नहीं है। आपके पास एक आपने ऐलान किया है देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाने का, हम डिमांड करते तो रेजिडेंशियल के तौर पे विकसित करके फिर आगे जो जो एरियाज को जोड़ा जा सकता है वो जोड़ा जाए। मतलब एक बस फूकने का आप झूठा पर्चा दर्ज कर झूठा दिया और पर्चा, वहाँ मैं थे भी कुरुक्षेत्र नहीं में था उस दिन, और पर्चा कहाँ दर्ज हुआ जी? पर्चा जींद में दर्ज हुआ। अच्छा जी। और मेरे पीछे पूरे हरियाणा की पुलिस लगी रही। अच्छा जी। मैं जहां भी जाऊं पुलिस, और पूरे हरियाणा के अंदर मेरे पास पीछे पुलिस लगी रही इस बात को लेकर के। मैं वहां हूं भी नहीं। आप मेरा मोबाइल और उसकी टावर लोकेशन चेक करके देख सकते हैं। सरकार ये जो चीजें हैं ये सरकार क्यों करती है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निर्देश दिया कि छात्र आंदोलन खत्म करना है कैसे न कैसे। बड़ा नुकसान हुआ उससे। फिर क्या हुआ, एक साल बाद दोबारा से वो जो सारे कॉलेजेस थे, चाहे वो फतेहाबाद के कॉलेज थे, हिसार के कॉलेज थे, जींद के कॉलेज थे, सिरसा के कॉलेज थे, वो सारे के सारा दोबारा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दे पड़े। तो कौन जो है ना सही निकला? हम सही निकले, विद्यार्थी सही निकले जी। और हमारे को लंबा टाइम वो झूठे ट्रायल केस करने पड़े। अच्छा जी। अल्टीमेटली हम बरी हुए। ये इस तरीके का एक दमन जो है सरकारें करती हैं, ये दमन बड़ा ही गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। ये दमन नहीं होना चाहिए। ये दमन जो है अगर ऐसे जारी रहेगा तो मतलब गुस्सा और बढ़ेगा। तो आपने सुना राजविंदर चंदी जी से एक आप बीती घटनाएं भी, और जो पूरी एक उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से वस्तुनिष्ठ बातचीत रखी है, सच्चाई हमारे सामने रखी है, पूरे घटना को एक सरल भाषा में हमें समझाया। तो एक आखिरी सवाल है सर आपसे, आप कोई अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से आम विद्यार्थियों से जो या कुछ समाज के दूसरे तबकों से? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा लोक हरियाणा चैनल के माध्यम से कि पहले तो आपका चैनल को मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपका चैनल जो है लोगों के मुद्दों पे बात कर रहा है और जनता में लोगों के मुद्दों को लेकर के जा रहा है और उत्पीड़ित लोगों को उनकी आवाज बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका दायित्व इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का है, जो नहीं बन रहा। और दूसरी मैं अपील ये करना चाहूँगा कि लोगों से कि लोग अपना शिक्षा लें, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें और ऐसे जो आंदोलन जो है न्यायप्रिय आंदोलन है, इन न्यायप्रिय आंदोलनों का साथ दें। इस देश को बचाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की ड्यूटी इस देश के नागरिकों की है। वो आवाज उठाएं, जहां भी गलत हो रहा है वो गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। ये मेरी अपील रहेगी। और जो भी मेरी सरकार से भी ये अपील रहेगी कि सरकार ये दमन का तरीका छोड़ दे, हठधर्मिता छोड़ दे। शिक्षा जो है ये शिक्षा ऐसी चीज है कि इसी से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। वैज्ञानिक भी यहीं से पैदा होंगे अगर आपकी शिक्षा अवस्था सही है। वैज्ञानिक जब पैदा होंगे तो इस देश का नाम भी पैदा होगा। डॉक्टर भी यहाँ से पैदा होंगे अगर शिक्षा नीति आपकी सही है। प्रोफेसर भी यहाँ से पैदा होंगे, बढ़िया बढ़िया अफसर भी यहाँ से होंगे, बढ़िया बढ़िया वकील भी पैदा होंगे, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर भी पैदा होंगे। आपकी शिक्षा व्यवस्था जितनी बढ़िया है उतना ही देश तरक्की करेगा। जिस देश में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी उस देश में जेलें बंद हो जाएंगी, अपराध मुक्त हो जाएंगे देश। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़े। आज आपने सुने श्री राजविंदर चंदी जी के विचार। हमारी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस विमर्श पर बातचीत करें, संवाद करें, चिंतन मनन करें। आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।